और इंतजार करने लगे। घड़ी में अभी 12 बजने में लगभग 30 मिनट बाकी थे। उसी समय गांव में भोला की बहन सीमा भी आई हुई थी। वो कई सालों बाद शहर से गांव लौटी थी, इसलिए इन बातों पर उसे विश्वास नहीं था। क्या भैया, आप लोग अब भी उस भूतिया बारात की कहानियों पर भरोसा करते हो? मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे तो ये सब सिर्फ डर फैलाने वाली बातें लगती हैं। आप लोगों को भी इस अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। छोटी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। गांव के लोग यूं ही नहीं डरते। वो भूतिया बारात आज भी आती है और आज भी किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अमावस्या के आसपास गांव मत आना, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही कहां हो। अरे भैया, आप तो बेकार में इतना डर रहे हो। आज की रात भी कुछ नहीं होने वाला। आप सब आराम से सो जाओ, सब ठीक रहेगा। सीमा, हमें पता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये शहर नहीं है, ये गांव है। और इस गांव में लोग यूं ही नहीं डरते, क्योंकि हर अमावस्या की रात वो भूतिया बारात सच में निकलती है। शीतल अभी सीमा को ये सब समझा ही रही थी कि तभी रात और गहरी होने लगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 बजे के करीब पहुंच रही थीं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल चुका था। लोग अपनी अपनी बेटियों को साथ लेकर घरों के दरवाजे अंदर से बंद करके बैठे थे। हर किसी की नजर बस घड़ी पर थी, क्योंकि सभी जानते थे कि 12 बजते ही कुछ भयानक होने वाला है। कमला, घड़ी में 12 बज गए हैं। लगता है वो भूतिया बारात अब किसी भी पल गांव की तरफ आ सकती है। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। कुछ ही पलों में पूरे गांव पर अजीब सी खामोशी छा गई। रात पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। कुत्ते जो हर वक्त भौंकते रहते थे, अचानक चुप हो गए। चारों तरफ जैसा भी जैसे एकदम थम सी गई थी। और उसी सन्नाटे के बीच काली घाटी ट्रेन स्टेशन की दिशा से अचानक शादी के नगाड़ों जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। कमला, सुना तुमने? ये वही नगाड़ों की आवाज है। लगता है वो भूतिया बारात सच में गांव की ओर आ रही है। राधा को संभाल कर रखो। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। उधर गांव से थोड़ी दूर रघु और चंदू उस बड़े पेड़ के पीछे खड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। नगारों की आवाज सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे चंदू ने धीरे से रघु से कहा, यार रघु, मुझे तो लग रहा है आज तू मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। चलना भाई, अभी भी समय है, घर चलते हैं। कहीं उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो हम दोनों भी नहीं बचेंगे। तुझे डर लग रहा है? कृष का सुनेगा गाना। क्या यार रघु, तू मेरी हर बात को मजाक में ही लेता है। मैं सच में डर रहा हूँ और तुझे बस हंसी सूझ रही है। अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। बस थोड़ी देर रुक, हम उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपचाप यहाँ से निकलकर घर चले जाएंगे। तू बस शांति से यहीं खड़ा रहे। रघु और चंदू अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक दूर से शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो आवाज बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी और कुछ ही पलों में इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरी रात उसी आवाज से गूंज उठी हो। ये सुनते ही चंदू घबरा कर बोला, अरे रघु, सुन रहा है ना? ये वही भूतिया बारात के नगाड़ों की आवाज है। लगता है वो काली घाटी ट्रेन स्टेशन से निकलकर अब गांव की तरफ बढ़ रही है। उसी समय दूर से सफेद धुएं का एक घना गुबार उठता दिखाई दिया। उस धुएं के बीच से धीरे धीरे एक भूतिया बारात निकलती हुई गांव की तरफ बढ़ने लगी। उस बारात का नजारा बेहद डरावना था। किसी बाराती का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी, कोई पागलों की तरह नाच रहा था, तो कोई भयानक ढोल और नगाड़े बजा रहा था। उन सबके चेहरों पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। धीरे धीरे वो भूतिया बारात गांव की गलियों में दाखिल हो गई। जब रघु और चंदू की नजर उस बारात पर पड़ी तो डर के मारे चंदू कांपते हुए बोला, अरे रघु, वो देख, वो भूतिया बारात सच में गांव में आ गई। हे भगवान, आज बस किसी तरह बचा लो। अगर आज बच गए ना तो मैं कसम खाता हूँ कि फिर कभी रात में तेरे साथ बाहर नहीं निकलूंगा। रघु और चंदू दोनों ही उस भयानक दृश्य को देखकर जैसे पत्थर के समान खड़े रह गए। डर के मारे उनके शरीर कांप रहे थे। कुछ ही देर में वो भूतिया बारात जाकर भोला के घर के सामने रुक गई। बारात के बीच खड़ा भूतिया दूल्हा अचानक आगे बढ़ा और जोर से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गया। ये देखकर भोला डरते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आज की रात तुम्हारी बहन मेरे साथ जरूर जाएगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता और जो भी मेरे रास्ते में आया वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए रास्ते से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं। लेकिन भोला और उसकी पत्नी शीतल उसके सामने से हटने को तैयार नहीं थे। तभी वो भूतिया दूल्हा गुस्से में उन दोनों पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर सीमा जोर जोर से रोने लगती है।
वो गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगती है, लेकिन उस भूतिया दूल्हे पर इसका कोई असर नहीं होता। वो सीमा को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ काली घाटी ट्रेन स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। बाकी सभी भूतिया बाराती नाचते गाते उस अजीब बारात को लेकर स्टेशन की ओर बढ़ जाते हैं। दूर खड़े रघु और चंदू ये सब देखकर डर के मारे वहीं छुपे रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो पूरी बारात काली घाटी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। तभी अचानक पूरे स्टेशन पर घना काला धुआं फैल जाता है। तभी उस भूतिया बारात के सामने गांव के मोहन काका और किशन काका कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उनके साथ गांव के पंडित जी भी थे, जिनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। पंडित जी आंखें बंद किए मन ही मन कोई शक्तिशाली मंत्र जप रहे थे। जैसे ही उनके मंत्रों की आवाज हवा में फैलने लगी, भूतिया बारात के आसपास का माहौल अचानक भारी होने लगा। बारात में खड़े भूत तड़पने लगे। तभी गुस्से से लाल आंखें किए भूतिया दूल्हा अपनी घोड़ी से नीचे उतरता है और गरजती हुई आवाज में चिल्लाकर कहता है, तुम सब मेरा रास्ता रोक रहे हो, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुमसे नहीं डरते, सीमा बिटिया को छोड़ दो। अभी हम देखते हैं कि पंडित जी के मंत्रों की आवाज से उन भूतों को बेचैनी होने लगी थी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते जा रहे थे, भूतों की चीखें भी बढ़ती जा रही थीं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये कैसा मंत्र है? क्यों, क्या हुआ? डर लगने लगा ना? हमें पता चल गया है तुम्हें कैसे रोकना है। काली घाटी की वो किताब हमें मिल गई है और उसमें तुमसे निपटने का उपाय भी लिखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो किताब, वो तुम्हें कैसे मिल गई? ये सारा मंजर पेड़ के पीछे छुपकर चंदू और रघु देख रहे थे। रघु, वो देख, मोहन काका और किशन काका उन भूतों के साथ कुछ कर रहे हैं। चल वहां जाकर उनकी मदद करते हैं। अरे वाह रे चंदू, तुझे तो मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। कुछ देर पहले मेरे साथ आने में भी डर लग रहा था और अब कह रहा है भूतों के पास चलते हैं। छोड़ ना यार, देख काका और गांव वाले भी तो हैं वहाँ। चल चल कर देखते हैं। रघु और चंदू भी धीरे धीरे उस भूतिया बारात के पास जाने लगे। तभी भूतिया दूल्हा गुस्से में आखिरी बार चिल्लाकर बोला, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मेरी दुल्हन को ले जाने आए हो तुम लोग। इस बार मैं बिना दुल्हन के जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगली अमावस की रात मैं अपनी दुल्हन लेने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो भूतिया बारात अचानक हवा में गायब हो जाती है। जैसे ही बारात वहां से जाती है, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। वाह काका, आपने तो इन भूतों को भगा दिया। नहीं चंदू, ये बस कुछ दिनों की शांति है। हमने बस उसे रोका है, लेकिन अगली बार वो फिर आएगा और उस वक्त शायद हम उसे रोक नहीं पाएंगे। कोई नहीं काका, कम से कम सीमा की जान तो बच गई। उस रात भूतिया बारात के गायब होते ही काली घाटी का पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। गांव वाले समझ रहे थे कि खतरा टल गया है, लेकिन मोहन काका के चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जानते थे ये जीत नहीं, बस कुछ दिनों की मोहलत है। भूतिया दूल्हा जाते जाते जो कह गया था, वो कोई खाली धमकी नहीं थी। अगली अमावस की रात जब पूरा आसमान फिर से काले अंधेरे में डूबेगा, तभी एक बार फिर दूर से वही नगाड़ों की डरावनी आवाज सुनाई देगी और फिर काली घाटी की सुनसान पटरियों पर वही भूतिया बारात अपनी दुल्हन लेने जरूर वापस आएगी। लेकिन उस रात क्या होगा? क्या गांव वाले फिर से उसे रोक पाएंगे या इस बार कोई सीमा को बचा नहीं पाएगा?